एवरीवन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू ऑफ लॉ को लार्जर बेंच के पास रेफ़र किया है। तो इस केस का नेम था अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले इस केस का इशू ऑफ लॉ समझते हैं। इज रिवीजन अंडर सेक्शन 397 ऑफ द CRPC इज मेंटेनेबल अगेंस्ट द डिफ़ॉल्ट बेल ऑर्डर। और एक अनदर इसका लेते हैं इशू ऑफ लॉ is a default bail order is considered as a interlocutory order or not। क्योंकि अगर हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर को समझ लेंगे कि अगर ये जो ऑर्डर है डिफ़ॉल्ट बेल का ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर का नेचर है, देन फिर इसका रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 जो है वो बार करता है किसी भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर को रिवीजन पे चैलेंज करने के लिए। और रिवीजन का सेक्शन है 397। तो अगर वो मेंटेनेबल है तो किस ग्राउंड पे मेंटेनेबल है, अगर उसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा डिफ़ॉल्ट बेल के ऑर्डर को, अगर हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलेंगे फिर तो वो सेक्शन 397 में रिवीजन पे नहीं जाएगा। और सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 ये बार करती है कि अगर कोई भी ऑर्डर इंटरलोकेटरी इन नेचर का है तो उसके अगेंस्ट हम रिवीजन पे नहीं जा सकते हैं अंडर सेक्शन 397 ऑफ द CRPC। फर्स्टली आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलते किसे हैं, क्योंकि जब आप सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या किसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट आप रिवीजन पे नहीं जा सकते हैं। तो फर्स्टली हमें समझना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में बताए हैं कि बेसिकली हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर किसे बोलते हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर हम बोलते हैं उन सारे पॉइंट्स को जो कि किसी एक केस में आता है, मतलब किसी भी केस में बहुत डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे डिसाइड करना होता है एक केस में। आपको भी पता है कि जैसे कि अब इसी का ले लीजिए डिफ़ॉल्ट बेल के ऑर्डर को, वो कोई भी केस चला आ रहा होगा तो उसमें एक्यूज पर्सन ने बेल का डिफ़ॉल्ट बेल के राइट को क्लेम किया होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल जो होता है वो राइट होता है अंडर सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में। अगर इन्वेस्टिगेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में, अगर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड 60 और 90 डेज़ में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने के कारण चार्जशीट सबमिट नहीं करते हैं विद इन 60 और 90 डेज़ में, तो एक्यूज पर्सन के पास ये राइट हो जाता है कि वो उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल को सीक करे। तो यहाँ पे एक्यूज पर्सन ने अपना डिफ़ॉल्ट बेल को सीक किया था। तो इसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन था, अगर डिफ़ॉल्ट बेल उसके फेवर में आ गया, अगर डिफ़ॉल्ट बेल उसको ग्रांट कर दिया जाए, तो क्या डिफ़ॉल्ट बेल, सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि क्या डिफ़ॉल्ट बेल अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर का होगा तो फिर तो हम उसके रिवीजन पे नहीं जाएंगे, और अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर का नहीं है तब हम उसके रिवीजन पे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरलोकेटरी ऑर्डर को बार किया जाता है कि आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं रिवीजन पे। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, किसी भी केस में बहुत डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, मैटर होते हैं जो कि इसेंशियल होता है उस केस में डिसाइड करने के लिए। जैसे कि किसी भी एक केस में, क्रिमिनल केस में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बेल से रिगार्डिंग प्रोविज़न हो गया, विटनेस से रिगार्डिंग प्रोसीजर हो गया, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने से रिगार्डिंग प्रोविज़न हो गया, मतलब ये सारे ये सारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। मेन इशू तो कुछ और होता है कि डिसाइड करना होता है कि एक्यूज्ड कौन है और एक्यूज को क्या कन्विक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट उससे पहले ये डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कोर्ट क्या करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को मंगवाती है जिनके एविडेंस को कंसीडर करती है, और एक्यूज पर्सन अगर अपने बेल के लिए सीक करते हैं, या डिफरेंट जो भी प्रोसीजर होते हैं वो तो केवल एक केस का पॉइंट्स हो गया। बट मेन सूट का वो फाइनल डिसीजन नहीं होता है, उसे हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलते हैं। बेसिकली इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर होता है वो इंटरिम एंड टेम्परेरी इन नेचर का होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है वो फाइनली डिसाइड नहीं करता है किसी भी पार्टीज़ के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, केवल वो एक सूट के डिफरेंट पॉइंट्स को डिसाइड करते हुए उस पर ऑर्डर देता है, जो कि इंटरिम एंड टेम्परेरी इन नेचर का होता है, जो कि पार्टीज़ के राइट को पूरी तरीके से अफेक्ट नहीं करती है। तो अगर ऐसा होता है, अगर कोई ऑर्डर कोर्ट देती है जो कि पार्टीज़ के फाइनल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिसाइड नहीं करती है,
तो वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होती है जो कि इंटरिम और टेम्परेरी होती है। तो आप उसके अगेंस्ट आप वो रिवीजन पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ना आप एक केस में बहुत सारे ऑर्डर देती है कोर्ट, जैसे कि बहुत सारे ऑर्डर देती है, तो आप हर एक ऑर्डर को जब चैलेंज करने लग जाएंगे तो कोर्ट के पास कितने सारे केसेस आने लग जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक बार कर देती है। बट अगर कोई ऐसा है जो कि फाइनली डिसाइड कर दे रहा है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, तब आप उसको रिवीजन पे जा सकते हैं। इसीलिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर का, अगर कोई ऑर्डर है इंटरलोकेटरी इन नेचर का, तो उसके अगेंस्ट आप किस पे नहीं जा सकते हैं, रिवीजन पे नहीं जा सकते हैं अंडर सेक्शन 397 पे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 जो है वो बार करता है अगर कोई भी ऑर्डर इंटरलोकेटरी इन नेचर का है। तो इस केस में यही इशू ऑफ लॉ था, वेदर द डिफ़ॉल्ट बेल ऑर्डर इज़ कंसिडर एज अ इंटरलोकेटरी ऑर्डर और नॉट, और is revision under section 397 of the CRPC is maintainable against the default bail order or not। कोर्ट को यही डिसाइड करना था। तो इस पे बहुत सारे जजमेंट्स थे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी थे, अभी तक सेटल्ड नहीं है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको लार्जर बेंच के पास रेफ़र किया है। और एक और चीज़, अब आप सोच रहे होंगे कि सीआरपीसी को हम क्यों पढ़ें, क्योंकि अभी भी जो पुराने जो केसेस हैं वो उस पर तो पुराने ही लॉज अप्लाई होंगे। और एक और चीज़, जो रिवीजन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो सेम प्रोविज़न हमारे BNSS में भी दे रखा है। उसका भी सेक्शन 438 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो रिवीजन के प्रोसीजर है वो सेम सेक्शन 397 और तो CRPC के ही प्रोविज़न है, सेम टू कॉपी, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है। तो वहाँ पे भी ये सेक्शन 438 सब सेक्शन 2 ऑफ जो न्यू BNSS है, जो हमारा CRPC जो पहले CRPC था उसका ही कॉपी है सेक्शन 438। जो ओल्ड जो सेक्शन था CRPC का सेक्शन 397 उसी का ही कॉपी है। इसलिए हमें अभी भी इस केस को पढ़ना होगा जब इसका जजमेंट आएगा, क्योंकि अभी सेटल नहीं है कि इंटरलोकेटरी इन नेचर क्या होता है। क्योंकि किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिस्ट नहीं दे दिया है कि ये जो ऑर्डर है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होंगे, केवल बताए हैं कि इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर होता है वो इंटरिम और टेम्परेरी इन नेचर का होता है, जो कि पार्टीज़ की फाइनल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिसाइड नहीं करती। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप 3 जजमेंट्स को प्रीवियस पढ़िएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसको भेज दिया गया है, अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इसके केस को। तो मैं आपको बताती हूँ, आप इस केस का फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा वो तो आएगा जब देखा जाएगा। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस केस में जो एक्यूज्ड पर्सन था अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन था उसने ये क्लेम किया कि जो रिवीजन था वो मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों मेंटेनेबल नहीं होगा? क्योंकि ये इंटरलोकेटरी इन नेचर का है और जो सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 का जो बार है वो अप्लाई होगा और रिवीजन मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट बेल का जो ऑर्डर होता है वो इंटरलोकेटरी इन नेचर होता है। बेसिकली क्या है, एक्यूज पर्सन यहाँ पे बचना चाहता है, क्योंकि अगर ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट बेल का तो उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, तो वो तो बेल पे रहेगा। तो इसलिए वो इसको इंटरलोकेटरी डिक्लेयर करवाना चाहता है। बट प्रोसिक्यूशन ने क्या बोला यहाँ पे कि नहीं, जो ये जो डिफ़ॉल्ट बेल का जो ऑर्डर है वो इंटरलोकेटरी इन नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल जब ग्रांट किया जाता है तो वो फाइनल ऑर्डर होता है, और जब भी किसी भी केस का कोई भी चीज़ का जब फाइनल ऑर्डर होता है तो उसको रिवीजन किया जा सकता है, क्योंकि वो पार्टीज़ के फाइनल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को अफेक्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने ये क्लेम किया था कि ये फाइनल ऑर्डर है। अगर एक्यूज पर्सन जो कि एप्लीकेंट है उनको अगर बेल पे रिलीज़ कर दिया जाता है, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के प्रिस्क्राइब जो पीरियड है 60 और 90 डेज़ में, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये एक फ़ाइनल ऑर्डर होता है, और फाइनल ऑर्डर कभी भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम रिवीजन पे जा सकते हैं 397 में। बेसिकली यहाँ पे एक्यूज पर्सन को डिफ़ॉल्ट बिल दे दिया गया था, बट उनके डिफ़ॉल्ट बिल को प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज किया। तो प्रोसिक्यूशन ने जब चैलेंज किया तो एक्यूज़ ने अपना ये प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज किया तो एक्यूज़ ने अपना ये सबमिशन दिया कि नहीं, ये तो इंटरलोकेटरी इन नेचर है डिफ़ॉल्ट बिल, तो इसका रिवीजन नहीं किया जा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के फेवर में जजमेंट दिया। उन्होंने ये कंसीडर किया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि हाँ, जो डिफ़ॉल्ट बेल होता है वो इंटरलोकेटरी इन नेचर का होता है और उसके अगेंस्ट
इंटरलोकेटरी इन नेचर का नहीं होता है डिफ़ॉल्ट बेल, इसलिए हम इसके रिवीजन पे जा सकते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। और एक्यूज़ ने क्या बोला कि नहीं, ये जो है एक्यूज़्ड की जो एडवोकेट थे उनका सबमिशन ये था कि नहीं, जो डिफ़ॉल्ट बेल होता है उसका ऑर्डर इंटरलोकेटरी इन नेचर का होता है, इसलिए उसका रिवीजन नहीं किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशंस के फेवर में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, और उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफ़र किया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिफ़ॉल्ट बेल की जो ऑर्डर को इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं माना था, और उसके अगेंस्ट रिवीजन पे जाया जा सकता है, बार अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 का। तो इसी केस को फिर एक्यूज्ड पर्सन एसएलपी फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। जो अभी फ़िलहाल एक्यूज्ड पर्सन ने जो प्रीफर्ड किया था एसएलपी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो गए तो यहाँ पे 2 बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इसको लार्जर बेंच के पास रेफ़र किया है इस इशू ऑफ लॉ के साथ। इस रिवीजन अंडर सेक्शन 397 इज मेंटेनेबल अगेंस्ट द डिफ़ॉल्ट बेल और नॉट। एंड अनदर क्या आप इसको बोल सकते हैं, इज रिवीजन इज डिफ़ॉल्ट बेल इज़ कंसिडर एज अ इंटरलोकेटरी ऑर्डर और नॉट। तो ये सुप्रीम कोर्ट को फाइनली डिसाइड करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली डिसीजन देखते हैं क्या होता है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको 3 जजमेंट्स को बोलूँगी जो आप पढ़िएगा। मैं यहाँ पे PDF का स्क्रीनशॉट लेकर मैं उस जजमेंट का आपको यहाँ पे अटैच कर दूँगी वीडियो में। अगर आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिखेगा तो आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाकर पोस्ट में देख लीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैं उन जजमेंट का सारा रेफरेंस दे दूँगी। तो एक सेतु रमन वर्सेस राज अमन का जो केस था, एक्चुअली सेतु रमन ही था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्ट केस का नेम। ये केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि क्या क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर के नेचर होते हैं। उन्होंने इसमें ये बताया था, मेरा इस पर प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं कि कौन कौन से इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम रिवीजन पे, अगर वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर के हैं तो रिवीजन पे नहीं जाएंगे। तो ये जो सेतु रमन है, इसमें भी कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कोई भी एप्लीकेशन मूव किया जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और रिकॉल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 311 ऑफ द CRPC, तो उसे हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर मानेंगे और उसके अगेंस्ट हम रिवीजन पे नहीं जाएंगे। तो ये एक बार देख लीजिएगा। और जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन 311 ऑफ द CRPC वो रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस से रिगार्डिंग प्रोविज़न है। तो अगर इसका एप्लीकेशन आपने कोर्ट के पास मूव किया है और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है तो वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा, आप उसके अगेंस्ट रिवीजन पे कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये सेतु रमन के केस में कोर्ट ने बताया था। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है अमरनाथ एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि बेसिकली इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है। उन्होंने बोला था कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर ये होता है जो कि पार्टीज़ की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को प्योरली जो डिसाइड करती है वो इंटरिम और टेम्परेरी इन नेचर होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिसाइड नहीं करता है। वो केवल उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिसाइड करता है जो कि प्योरली इंटरिम और टेम्परेरी इन नेचर का होता है। साथ में उन्होंने ये बोला कि एक्यूज्ड पर्सन के साथ में उन्होंने ये बोला कि इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर होता है, अगर कोई सब्सटेंशियल अफेक्ट हो रहा है, अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि सब्सटेंशियल अफेक्ट हो रहा है राइट्स एक्यूज पर्सन का कोई राइट है जो कि सब्सटेंशियली अफेक्ट हो रहा है और उस पर अगर डिसीजन आया है तो उसे हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि जो कि रिवीजन का जो प्रोविज़न था, जिसका ऑब्जेक्ट था कि आप ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन का ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर कोई इरेगुलरिटीज़ हुई है, कोई इन्फीरियर कोर्ट ने अगर कोई फाइंडिंग दिया है, अगर वो कोई इरेगुलर है और अगर उसमें कुछ फाइंडिंग में कोई गलतियाँ हैं तो आप उसके रिवीजन पे जा सकते हैं। तो अगर एक्यूज पर्सन की कोई इम्पॉर्टेंट सब्सटेंशियल राइट्स है, अगर हम वो उस पर ऑर्डर दिया गया और अगर हम उसे ही इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोल देंगे तो फिर जो ऑब्जेक्ट है रिवीजन का, जिस रिवीजन के प्रोविज़न का, वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं होगा कि क्यों लाया गया था सेक्शन 397 को। मैं आपको बस ये
समझा रही हूँ एक नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे कि आप समझ पाएँ। बाकी आप हूबहू कॉपी कर लीजिएगा अमरनाथ एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के जजमेंट्स की, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग्स को, क्योंकि वो आपको हेल्प होगा अगर आप कभी भी इस पे आपके पास अगर ऐसे केस आते हैं तो आप इन सारे प्रोविजंस को और इन सारे पैरा को, रिलेवेंट पैरा को वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर प्रोविजंस, सिमिलर जो ऑब्जर्वेशंस अमरनाथ में दिया था वही वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट में दिया था, वीसी शुक्ला। तो अमरनाथ में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया था, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे जो आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं कि वो भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर में। उन्होंने बताया था कि अगर कोई ऑर्डर है जिसमें हम समन कर रहे हैं विटनेस को, अगर हम केस को एडजर्न कर रहे हैं और कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं बेल से रिगार्डिंग या कॉलिंग फॉर द रिपोर्ट्स के लिए या कोई अनदर स्टेप जो कि हमारे केस में प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी है, तो उसे हम नो डाउट बोलेंगे कि ये जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। और जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है तो बार अप्लाई होगा कौन से सेक्शन का, सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 का, जो कि बार करती है इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन पे जाने के लिए। बट अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि फाइनली एडजुडिकेट कर देती है राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन का ऑन कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से है उस ट्रायल का, तो हम उसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं कहेंगे और इसके रिवीजन और उससे हम रिविजनल जुरिडिक्शन से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर जब आप अमरनाथ का केस पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे? एक समनिंग विटनेस को बोला था, एडजर्न ऑफ द केसेस को बोला था, कोई मैटर को अगर एडजर्न कर दिया जाता है या अगर बेल से रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो, और कॉलिंग फॉर द रिपोर्ट से रिगार्डिंग, ये सारे जो 4-5 जो प्रोविजंस, 4-5 जो ऑर्डर का एग्जाम्पल दिया था उसे बताया था कि इंटरलोकेटरी इन नेचर का है। तो जब आप अमरनाथ के केस को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी कि पासिंग ऑर्डर फॉर बेल, तो बेल से रिगार्डिंग भी अगर ऑर्डर पास हुआ है तो उसे भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलेंगे। बट केवल बेल बोला था, ये नहीं बोला था कि वो डिफ़ॉल्ट बेल है। बेल के तो प्रोविजंस अनदर भी हैं। डिफ़ॉल्ट बेल का तो सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में वो डिफ़ॉल्ट बेल को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। तो इसलिए अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने की नीड है कि क्या जो डिफ़ॉल्ट बेल है सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC, इसे हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर मानेंगे या नहीं। अगर हम इसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर मान लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आप रिवीजन पे नहीं जा सकते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर होता है, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि इंट्रीम और टेम्परेरी इन नेचर का होता है, तो यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट बेल अगर एक्यूज पर्सन को दे दिया जाता है तो वो वहाँ पे उसको फाइनल कोर्ट वहाँ पे डिसाइड कर देती है उसके डिफ़ॉल्ट बेल के राइट्स को, तो ये फाइनल होता है। तो जो ऑर्डर फाइनल होता है वो तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, रिवीजन पे जाया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया था, जिसको अभी फ़िलहाल SLP पे गया है मैटर और उसे अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। लार्जर बेंच जब कंस्टिट्यूट होगी तो वो डिसाइड करेंगे। तो आप इस सारे प्रोविजंस को आप भी अच्छे से पढ़िएगा। और एक बात मैं आपको बोलूँगी कि क्यों मैंने इसको आपको समझाया सेक्शन 397 ऑफ द CRPC के इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिगार्डिंग, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस आते हैं। प्लस जब आप BNSS भी पढ़ेंगे तो इसका जो सेक्शन है 438 सेक्शन 438, वो भी जो रिवीजन का प्रोविज़न है वो सेम सेक्शन 397 से ही मिलता है, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है। तो कोई आपको यहाँ पे अगर आप वो सेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसके साथ आप ये भी सेक्शन पढ़ सकते हैं। तो आपका एक यहाँ पे न्यू क्रिमिनल लॉज का भी आपको सेक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने जो न्यू पॉइंट बताया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस जो भी मैंने वीडियो में आपको समझाया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं 2 अपने प्रीवियस वीडियो को यहाँ पे अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी इंटरलोकेटरी ऑर्डर को और समझने में। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।